हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम यूपीएसआई के लिए हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम अभी तक अपने बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमारा गैप हो गया है, लेकिन अब आज से हमारा क्रमशः सभी क्लासेस नियमित रूप से चलेंगी। और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाक्य भाषा का सबसे बड़ा अंग। वाक्य भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। जैसे यदि वाक्य के अंग की बात की जाए तो सबसे छोटा अंग है वर्ण, उसके बाद है वाक्य का अंग जो है शब्द, फिर सबसे बड़ा अंग जो है वाक्य का भाषा का वो है वाक्य। और यदि भाव या भावार्थ की बात आधार पर यदि हम बात करें तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह होती है वाक्य। और यदि हम वाक्य की परिभाषा की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सार्थक शब्दों का योग। तो क्या भाषा सार्थक शब्दों का योग हो तो वाक्य होता है? नहीं, सार्थक शब्दों का योग ये वाक्य नहीं होता है। वाक्य होता है शब्दों का सार्थक योग। शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। जैसे सार्थक शब्द तो ये राधा श्याम और मोहन भी हो गए, लेकिन क्या ये वाक्य है? नहीं, ये वाक्य नहीं है। जब शब्दों का सार्थक योग होगा तब वहाँ पे वाक्य होगा। जैसे मोहन चलता है, यह हो गए वाक्य हो गया। उसके बाद यदि हम वाक्य के प्रकार की बात करें तो वाक्य के प्रकार या भेद की बात करें तो यह मुख्यतः 3 होते हैं। और यदि आधार के आधार पर जैसे क्या होता है 3 प्रकार से वाक्य के भेद बनाए जाते हैं। जैसे प्रयोग व संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के। जैसे ये वाच्य, प्रायः लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वाच्य और वाक्य में। तो क्या होता है कि वाच्य जो है वाक्य का ही एक अंग है। जब हम वाक्य का के प्रकार या भेद की बात क्रिया के आधार पर करते हैं तो वहाँ पे वो जो 3 प्रकार के होते हैं, कर्त, कर्ता या कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। यही वाच्य होता है। तो वाक्य का ही एक अंग है वाच्य। उसके बाद यदि हम बात करें अब वाक्य, जैसे वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो अपना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे रेखा पुस्तक पढ़ती है। फिर वाक्यांश क्या होते हैं? जो वाक्य के अंश को वाक्यांश कहते हैं। जैसे जो अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है, लेकिन जो वाक्यांश है वो अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता, क्योंकि जो वाक्य की जो सबसे सार्थक, जो सबसे छोटी इकाई है अर्थ भावार्थ देने वाली, वह तो वाक्य है। तो वाक्यांश अर्थ नहीं दे सकता है। तो इसीलिए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। इसीलिए वाक्यांश जो है अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है। फिर वाक्य के अंग की बात करें तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होती है, और विधेय क्या है? क्रिया है। जो कार्य को करता है वह होता है उद्देश्य, कर्ता, और वही उद्देश्य है। और जो उसके उद्देश्य के द्वारा जो क्रिया की जाती है वह विधेय है। फिर जैसे उद्देश्य है, वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता है वह उद्देश्य कहलाता है। इसमें कर्ता के साथ कर्ता के विस्तार को भी शामिल किया जाता है। यह एक डिफिनीशन में हम यह भी कह सकते हैं कि विधेय जिसके लिए आता है वही है उद्देश्य, वही है उद्देश्य। फिर वाक्य की यदि संरचना की बात की जाए तो प्रायः वाक्य में होते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। यही 3 चीजों से वाक्य की संरचना होती है। फिर इसी में जो है क्या होता है कि जैसे विधेय, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कहा गया कथन है वही विधेय कहलाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें कर्म का विस्तार, क्रिया का विस्तार, पूरक और सहायक क्रिया को शामिल किया जाता है विधेय में। फिर उसके बाद यदि हम देखेंगे, यदि इनकी डिफिनेशन, इनके उदाहरण की बात करें, जैसे राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो यहाँ पे जो राम का मित्र श्याम है, जो राम का मित्र श्याम है, ये कर्ता
की बात तो यहाँ पे केवल श्याम की हो रही है। कर्ता क्या है यहाँ पे? श्याम है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। लेकिन राम श्याम तो कई हो सकते हैं ना, श्याम जैसे एक श्याम भगवान भी हो गए। तो श्याम के बारे में कौन बता रहा है? इस जो बता रहा है कि राम का मित्र श्याम, ये पर्टिकुलर श्याम की बात कर रहा है, उस श्याम की जो राम का मित्र है। तो ये कर्ता का विस्तार हो गया, जो कर्ता के बारे में बता रहा है कि कर्ता कौन सा है, फिक्स कर रहा है कि राम का मित्र श्याम, यानी यही पर्टिकुलर श्याम, वो श्याम जो राम का मित्र है। फिर उसके बारे में क्या बताया गया है कि धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। जैसे पुस्तकें क्या हो गई यहाँ पे? कर्म है, क्योंकि क्या पढ़ रहा है? पुस्तकें पढ़ रहा है। पर पुस्तकें कौन सी पढ़ रहा है? धार्मिक। तो ये कर्म का विस्तार हो गया। फिर उसके बाद पढ़ना यहाँ पे क्या हो गई? क्रिया हो गई। और ज्यादा पढ़ना, ये क्रिया का विस्तार हो गया। फिर ता है, ते हैं, ती हैं, ये सब क्रिया, सहायक क्रिया हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो कर्ता और कर्ता का विस्तार हम उद्देश्य में लेते हैं, और कर्म का विस्तार, कर्म, क्रिया विस्तार, क्रिया, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी विधेय में गिना जाता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि विधेय में कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार, और पूरक, पूरक यानी जो शेष शब्द हैं, शेष अन्य जो भी शब्द वाक्य में प्रयोग में आते हैं उन्हें हम पूरक कहते हैं। फिर सहायक क्रिया को शामिल किया जाता है। बाकी यदि कर्म की कर्ता की बात करें तो कर्ता में प्रायः केवल कर्ता और कर्ता के साथ कर्ता के विस्तार को शामिल किया जाता है। जैसे रचना अथवा कर्म के आधार पर अगर हम वाक्य के भेद की बात करें तो होते हैं 3, सरल या साधारण वाक्य, फिर होता है संयुक्त वाक्य, और होता है मिश्र वाक्य। यदि हम वाक्यों की बात करें तो प्रायः जितने भी वाक्य हमारे जो व्याकरण की दृष्टि से सही हैं, जो भी वाक्य प्रचलित में, चाहे वो कितने भी बड़े हों, वह सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे या तो वो सरल वाक्य होंगे, सरल साधारण वाक्य होंगे, या फिर वो संयुक्त वाक्य होंगे, या फिर वो होंगे मिश्र वाक्य। तो इसी के तहत हम जानेंगे सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य है जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे तुम हंस रहे हो, राधा पढ़ रही है, राधा श्याम और गोपियां साथ खेल रहे हैं। वैसे इसमें क्या होता है कि प्रायः लोग डाउट में आ जाते हैं, कैसे कि राधा श्याम और गोपियां साथ खेल रही हैं, तो हम यह कैसे पहचानेंगे कि उद्देश्य क्या है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे लिख दिया गया कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है सरल साधारण वाक्य में, लेकिन उद्देश्य होता क्या है? कर्ता होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि राधा श्याम और गोपियां, यहाँ पे 3 हो गए, तो 3 कर्ता हो गए हैं, तो यह एक ही उद्देश्य कैसे होता है? तो यहाँ पे हमें उद्देश्य के बारे में जानना होगा कि उद्देश्य और विधेय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो अब उद्देश्य और विधेय के निर्धारण के बारे में हम जानेंगे। जैसे राम भोजन खाता है, यह तो यहाँ पे एक ही कर्ता है, ये उद्देश्य हो गया, ठीक है, एक विधेय हो गया, भोजन खाता है, ये विधेय हो गया। लेकिन जैसे श्याम व राम भोजन खाते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गए? 2 कर्ता हो गए। अब भोजन खाते हैं, क्रिया समान है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि जब क्रिया समान होती है तो प्रायः जितने भी कर्ता हैं ये सब मिलके एक ही उद्देश्य का कार्य करते हैं। इनको माना जाता है कि एक ही उद्देश्य है। जब जहाँ पे क्रिया समान, ये नोट करने वाली बात है कि जहाँ पे क्रिया समान होती है वहाँ पे विभिन्न कर्ता मिलकर एक ही उद्देश्य का कार्य करते हैं। उसके बाद जब श्याम पढ़ व लिख रहा है, यहाँ पे क्रिया 2 हो रही है, पढ़ना व लिखना, लेकिन कर्ता समान है। तो यहाँ पे क्या होता है? कर्ता समान होने पर सभी क्रियाएं एक ही विधेय में गिनी जाती हैं। जब कर्ता समान होता है तो सभी क्रियाएं एक ही विधेय में गिनी जाती हैं। जैसे सीता, राधा व गीता पढ़ व लिख रहे हैं, यहाँ की बात की जाए तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे विभिन्न कर्ता आ गए हैं, सीता भी है कर्ता, राधा है, गीता भी है, पढ़ व लिख रहे हैं, 2 क्रियाएं आ गई हैं। तो यहाँ पे कैसे ये निर्धारित होगा कि सरल या साधारण वाक्य है? यह इसमें क्या होता है कि जब प्रत्येक कर्ता यदि प्रत्येक क्रिया को करता है तभी एक ही उद्देश्य, और तब फिर क्या होता है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय में उसको गिना जाता है। जैसे क्या होता है कि गीता है तो गीता पढ़ भी रही है और गीता लिख भी रही है, और राधा की बात की जाए तो राधा पढ़ भी रही है और राधा लिख भी रही है, और इसी तरह सीता भी पढ़ रही है और सीता लिख भी रही है। तो यहाँ पे क्या है? प्रायः जो प्रत्येक कर्ता प्रत्येक क्रिया को कर रहा है, मतलब एक ही कर्ता एक है, वो दोनों क्रियाओं कर रहा है। फिर राधा भी दोनों क्रियाओं कर रही है। तो यहाँ पे प्रत्येक कर्ता जब प्रत्येक क्रिया करता है तो यहाँ भी एक ही उद्देश्य में उसको गिना जाता है और एक ही विधेय में।
तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे राधा श्याम और गोपियां साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि कर्ता भले विभिन्न तीन है, लेकिन क्या है कि जब क्रिया समान हो गई, खेल रहे हैं, तो फिर ये तीनों को एक ही उद्देश्य में गिना जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक सरल वाक्य प्लस एक सरल वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य। क्या होता है यहाँ पे कि विभिन्न जो सरल वाक्य हैं वो मिलकर संयुक्त वाक्य को बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब वाक्य जुड़ते हैं तो सभी वाक्य सरल या साधारण वाक्य होते हैं, पर जब साथ में जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के शब्दों से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है प्राय कि जब वाक्यों को अलग किया जाता है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक वाक्य को हटाने से दूसरे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्या होता है, तुम आओ या मैं आऊं, यानी कि तुम आओ तब भी ठीक है, अपने अपने संपूर्ण है, मैं आऊं ये भी संपूर्ण है। यदि हम इस या को इसके बाद मैं आऊं को हटा दिया जाए तब भी यह वाक्य पूर्ण है। राम आए तब भी यह वाक्य पूर्ण है, क्योंकि राम कर्ता हो गया और आए क्रिया विधेय हो गई, उद्देश्य और विधेय हो गया। तो मैं जाऊं, तो ये क्या है, ये या और तो जो है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे क्या होता है, राधा नाचेगी और मोहन गाएंगे, वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। तो इसमें क्या है, विद्यालय नहीं आया, यह भी एक वाक्य है, वह बीमार था, यह भी एक संपूर्ण वाक्य है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य में आ जाए। तो जैसे संयुक्त वाक्य में क्या है, एक से अधिक उपवाक्य हैं, साधारण वाक्य जो है जुड़ के बनाते हैं, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं जितने भी। अब इससे क्या होता है कि जब वाक्य वाक्य जुड़ के बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी को उपवाक्य कहा जाता है। जो सभी साधारण वाक्य हैं वो उपवाक्य का कार्य करते हैं, लेकिन सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, यानी किसी एक के हटने से किसी पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, लेकिन किंतु परंतु और या अथवा तथा एवं व आदि इन सभी से ही क्या होते हैं, ये वाक्य उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं। जैसे राधा गा रही है लेकिन सीता नाच रही है, राधा गा रही यह भी अपने आप में संपूर्ण है और सीता नाच रही यह भी अपने आप में संपूर्ण है। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में क्या होता है, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष अन्य सभी आश्रित वाक्य हो, वहां पे क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। जैसे यह इसमें भी क्या होता है कि वाक्य जुड़ के ही बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी सभी उपवाक्य होते हैं। और जो प्रधान उपवाक्य होता है वो साधारण वाक्य होता है और बाकी जो है उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तुम नहीं जानते कि राम कैसा है, जैसे यहाँ पे क्या है, तुम नहीं जानते, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है, जबकि राम कैसा है ये आश्रित उपवाक्य। राम कैसा है ये तुम नहीं जानते हो, ये की जो है, की से व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से ये जुड़ा हुआ है कि तुम नहीं, राम कैसा है, तो यहाँ पे राम क्या है, कैसा है, ये आश्रित उपवाक्य है, जबकि तुम नहीं जानते यह संपूर्ण वाक्य, यह साधारण वाक्य है। फिर जैसे क्या होता है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि गांधी जी ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य हो गया, सदा सत्य बोलो फिर हिंसा मत करो, या आगे और भी जो भी बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, ये सब क्या है, हो जाएंगे, यह सभी आश्रित उपवाक्य हो जाएंगे, या एक से अधिक भी हो सकते हैं, इससे कोई लिमिट नहीं है कि एक ही हो। उसके बाद जैसे जो भी मुहावरे हैं वही मिश्र वाक्य में आ जाते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह सभी क्या होता है, यह प्रधान इसमें क्या होता है कि जो भी उपवाक्य हैं ये सभी उपवाक्य ही हैं। तो इसमें प्रधान उपवाक्य का निर्धारण क्या होता है कि जो अंतिम वाला आश्रित उपवाक्य होता है उसी को प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि एक चीज हमने मिस किया यहाँ पे, संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि कॉमा जो अल्प विराम है यह भी जो है जब आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह संयुक्त वाक्य है कि नहीं है, इसमें इसको भी साधारण वाक्य में गिन लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राम आ रहे हैं या श्याम जा रहे हैं, इसमें क्या है, ये कॉमा जो है लग के एक वाक्य जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण हैं, तो इसीलिए यह भी संयुक्त वाक्य होता है। यानी कि जहाँ भी ये अल्प विराम लगा रहता है वह भी संयुक्त वाक्य में ही गिने जाते हैं। अर्थात मिश्र वाक्य में क्या होता है कि मिश्र वाक्य तुमने देख लिया, आश्रित उपवाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, एक होता है विशेषण आश्रित और एक होता है क्रिया विशेषण आश्रित।
संज्ञा शब्द के अंतर्गत की और क्यों किया जाते हैं। विशेषण के अंतर्गत जो जिसका जिन्हें आ जाते हैं। और क्रिया विशेषण आश्रित में जितना उतना जैसे जैसे ज्यों त्यों ज्यों ही त्यों ही आ जाते हैं। तो अतः यहाँ से हमारा जो कर्म के रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन तीनों को हमने देख लिया है यहाँ से। अब हमारा बचा है अर्थ के आधार पर वाक्य, फिर है क्रिया के आधार पर वाक्य। जो क्रिया के आधार पर है वाच्य, कर्ति कर्ता कर्तिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो अभी हम देखेंगे अर्थ के आधार पर, फिर ये क्रिया के आधार पर जो वाच्य है इसको हम अन्य वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अभी हम अर्थ के आधार पर जो भी 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे विधान सूचक वाक्य, निषेध सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य और विस्मयार्थ सूचक वाक्य, इन सभी को कंप्लीट करेंगे। जैसे विधि या विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में सामान्य कथन का बोध होता है वह विधि या विधानवाचक वाक्य होता है। या हम यह भी कह सकते हैं किसी का कार्य का करना या होना पाया जाए तो वह विधि या विधानवाचक वाक्य हो जाए। जैसे भारत एक देश है, मजदूर कार्य कर रहे हैं। और जिसे कथन है, सामान्य कथन है, भारत एक देश है, यह सामान्य कथन है। और मजदूर कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या विधि या विधानवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में किसी कार्य में ना होने या ना करने का बोध हो। जैसे मुझे मत देखो, सड़क पर ना जाओ, यह सभी क्या हो जाएंगे, निषेधात्मक वाक्य हो जाएंगे। फिर है हमारा इच्छा सूचक वाक्य, जिस वाक्य में कामना, शुभ कामना, बधाई, श्राप, आशीर्वाद, विनती आदि का बोध होता है। क्या होता है, प्रायः ये इच्छा सूचक वाक्य जो हमारा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं। वाक्य में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। अगर इन वाक्य के इस वाले टॉपिक से आता है, जैसे कि हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य वर्गीकरण से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें ज़्यादातर ये इच्छा सूचक वाक्य के ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि शुभकामना, बधाई, श्राप और आशीर्वाद ये भी शामिल हो जाते हैं, विनती है, तो ये सब इच्छा सूचक वाक्य में आते हैं। जैसे दूधो नहाओ पूतो फलो, ये क्या है, यह हमने किसी को आशीर्वाद दिया है तो ये इच्छा सूचक वाक्य में आ जाएगा। सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद है, ये भी आ जाएगा। बैठिए, बैठो, चुप रहिए, यह सभी, बैठिए प्रेम सिखा गया, बैठो विनती की गई, चुप रहिए विनती की जा रही किसी से, तो इच्छा सूचक वाक्य हो जाएंगे। जबकि आज्ञा सूचक वाक्य में यह चुप रहिए से आप बोलने के जैसे चुप रहने कहिए का भी एक ढंग, तो इच्छा सूचक वाक्य हो गया है। जबकि आज्ञा सूचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति आदेश देने का बोध हो। जैसे तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वहाँ पे आज्ञा सूचक वाक्य हो जाता है। फिर होता है संदेह बोधक वाक्य। संदेह में क्या होता है, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो। जैसे शायद आज गुरु जी ना आए, शायद संभवतः आज पिताजी आएंगे, वह मुझे भूल गई होगी, तो ये सब क्या है, संदेह बोधक वाक्य हो गया। फिर संकेत वाचक वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी ये शर्त पर निर्धारित हो गया। जैसे संकेत वाचक वाक्य क्या है, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वो संकेत वाचक वाक्य हो गया। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वह कमाए तो मैं खाऊं, मेरा घर उधर है, ये सभी संकेत है, ये इशारे की बात की जा रही है, ये संकेत वाचक वाक्य हो गया। फिर प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम क्यों बोल रहे हो, ये सब इसमें से ज़्यादातर ये तो बहुत मतलब आसान है। तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क, यही हमें स्पष्ट कर देता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में मनोगत भाव का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे उफ कितनी गर्मी है, ओह ये क्या हुआ। तो यहाँ से हमारा वाक्य का ये वाला हिस्सा कंप्लीट होता है। वाक्य को हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो धन्यवाद।